नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, है ना, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे तो कोशिका विभाजन, है ना। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। अगर आप 2 वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, है ना, तो आपसे निवेदन है कि जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई कोशिका विभाजन के बारे में। आज देखेंगे कि मनुष्यों में या फिर किसी भी जीव में कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है और कैसे होता है। तो आइए हम, है ना, वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, आइए शुरू करते हैं। देखिए, कोशिका विभाजन यानी सेल का, है ना, डिवीजन देखेंगे कि कोई सेल है तो वो कैसे विभाजित होता है, इसको देखेंगे। तो देखिए क्या बात लिखा है, बोला क्या है कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है और इस क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक मेरे भाई, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था तो बिरचाऊ ने देखा था। कब देखा था तो 1865 में देखा था। इसको ध्यान रखेंगे। यानी कोशिका विभाजन क्या है कि एक कोशिका, है ना, संकुचन के द्वारा, संकुचन समझते हैं आप ना, फैलना और सिकुड़ना, यानी फैलने और सिकुड़ने के द्वारा 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। अब देखिए आप, जिस कोशिका से ये बटे हैं इसको मातृ कोशिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मातृ कोशिका। और जो 2 नए कोशिका बने हैं ना, इनको बोलते हैं पुत्री कोशिका बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। तो एक बार वापस देखिएगा, कोशिका विभाजन क्या है तो, है ना, मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1865 में किसने देखा था तो बिरचाऊ ने देखा था। इतना ध्यान रखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं भाई, कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है। तो आप देख रहे होंगे इमेज में, है ना, पहले क्या था, एक कोशिका था तो संकुचन या क्रमाकुचन के द्वारा, यानी सिकुड़ने और फैलने के द्वारा क्या होगा कि इसमें 2 केंद्रक का निर्माण होगा। पहले केंद्रक बटेंगे और फिर बाद में जाके ये कोशिका यहाँ से डिवाइड हो जाएगी और 2 नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो जो ये पहले हुआ करती थी उसको मातृ कोशिका कहेंगे। और जो ये 2 नए बनेंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, पुत्री कोशिका बोलेंगे। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन बोल देते हैं। तो देखिए क्या होगा, है ना, एक कोशिका होगा। अब एक कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा, है ना, ये छोटा सा केंद्रक। पहले केंद्रक बटेगा 2 भागों में, फिर जब केंद्रक बन के तैयार हो जाएगा तो 2 कोशिकाएं बटेंगी और बटने के बाद फिर ये दोनों फिर आपस में बटेंगी तो 4 कोशिकाएं होंगी। फिर ये चारों आपस में बट जाएंगी और इस प्रकार करके आपके शरीर में बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। यही क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी कोशिका विभाजन कहलाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे कोश का विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो आइए देख लेते हैं। ठीक, देखिए बात करें तो कोशिका विभाजन, है ना, तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। इसे ध्यान रखेंगे। यानी जीवों में कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है तो 3 प्रकार से होता है। पहला अगर बात कर ले हम, पहला कोशिका विभाजन कौन सा होगा तो पहले वाली कोशिका विभाजन को कहते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री का मतलब क्या होता है तो एमिटोसिस डिवीजन कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे तो एमिटोसिस डिवीजन। अब देखते हैं जरा ये, है ना, असूत्री विभाजन किस जीवों में होगा। तो देखिए, जो आपका असूत्री विभाजन है ये किसमें होगा तो जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, जो नील हरित शैवाल होते हैं, है ना, उसके बाद आपके जो कुछ प्रोटोजोआ हो गए और जो वायरस होते हैं, इनमें होता है असूत्रीय विभाजन। यानी आपके बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और जो वायरस हो गए, इनमें क्या होता है तो असूत्रीय कोशिका विभाजन होता है। इसको ध्यान रखेंगे। अब असूत्रीय कोश का विभाजन कैसे होगा तो इसमें क्या होता है, केंद्र में, है ना, संकुचन। संकुचन का मतलब होता है फैलना और सिकुड़ना। यानी पहले खिंचाव होगा फिर दबाव होगा। तो खिंचाव और दबाव के कारण क्या होगा
कि दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और साथ ही क्या होगा कि जो कोशिका द्रव है ना वो भी विभाजित हो जाएगा, और इस प्रकार आपकी एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाएगा। और यही आपका क्रिया क्या क्या कहलाएगी, तो असूत्रीय विभाजन कहलाएगा। इनको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। आइए, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। क्या है कि एक कोशिका होगा, है ना, और संकुचन के द्वारा, सिकुड़ने और फैलने के द्वारा, देखिए पहले फैलेगी फिर सिकुड़ेगी, फिर फैलेगी फिर सिकुड़ेगी। इस प्रकार क्या होगा, इसमें एक दबाव उत्पन्न होगा और बीच से ये फटना चालू हो जाएगा, यानी दो भागों में ये बट जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आपकी दो मातृ कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, यानी दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, है ना, क्या हुआ है कि संकुचन और शिथिलन हो रहा है, फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, इसको क्रमांकुचन बोलते हैं। और उसके, है ना, फलस्वरूप क्या होगा कि ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और दो नई कोशिकाओं का जन्म हो जाएगा। यह क्रिया किसमें होगी, तो आपके जो वायरस हो गए, जो बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए और नील हरित शैवाल हो गए, वहां पर होता है असूत्रीय विभाजन। आइए, अब आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। देखिए इमेज में क्या है कि एक कोशिका थी तो क्रमांकुचन हुआ तो बीच में दरार पड़ने लगा और दो कोशिकाओं का निर्माण होने लगा, ठीक मेरे भाई। अब निर्माण हुआ है तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले आपका केंद्रक बटेगा और बाद में क्या होगा, पूरा कोशिका ही बट के क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और इस प्रकार एक कोशिका से दो कोशिकाओं का जन्म होगा। तो जिससे जन्म होगा उसको बोलते हैं मातृ कोशिका, और जो लोग बने हैं उसको बोलते हैं पुत्री कोशिका बोलते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा विभाजन क्या है, तो असूत्री की बात हो जाएगा समसूत्रीय विभाजन। सम का मतलब होता है समान, ठीक मेरे भाई। अब देखेंगे समसूत्रीय विभाजन में क्या होगा, तो देखिए इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीटोसिस बोलते हैं, मीटोसिस डिवीजन। और असूत्री को बोलते थे, है ना, मीटोसिस डिवीजन था। ठीक, अब आइए भाई, अगर हम बात कर दें कि समसूत्री विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था या किसने खोजा था, तो ये वाल्टर फ्लेमिंग हो जाएगा। इसने खोजा था, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने खोजा था और 1879 में खोजा था। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, कि जो विभाजन होगा वो कायिक कोशिकाओं में होगा। कायिक का मतलब होता है देह, यानी बॉडी में। तो जो देह होता है, आपके जो मसल्स होते हैं ना, तो मसल्स वाली कोशिकाओं में कैसा विभाजन होता है, तो समसूत्रीय विभाजन होता है। जो आपका देह है, मसल्स है ना, उसमें आपका विभाजन होगा, समसूत्रीय विभाजन होगा। अब देखिए कैसे होता है, तो समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा कि एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। और फिर ये जो दो पुत्री कोशिका हैं, ये प्रत्येक क्या होंगी कि अपने, है ना, गुणसूत्रों की संख्या में मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि, है ना, एक मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिका में टूटेगी। टूटने के बाद क्या होगा कि जो प्रत्येक पुत्री कोशिका है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, यानी आपके पास क्या है कि एक मातृ कोशिका हुआ करती थी, अब ये बीच में से क्रैक हो जाएगी, तो जो दो मातृ कोशिकाओं का निर्माण होगा, है ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या इसके, यानी मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए इसमें 24 गुणसूत्र है ना, तो यहाँ पर भी 24 होंगे और यहाँ पर भी कितना होंगे, 24 गुणसूत्र होंगे। इसी को बोलते हैं समसूत्रीय, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या है, समान है। इसे बोलेंगे समसूत्रीय विभाजन। ठीक मेरे भाई, आइए देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि हमारे पास एक कोशिका थी, मातृ कोशिका, है ना, ये वाली। इसमें देखिए आपके क्या थे, दो थे। अब ये दो क्या हो गए कि आपस में ये
फिर 2 नए-नए बना दिए हैं। अब पहले केंद्रक का विभाजन होगा तो 2 केंद्रक बनेंगे अब यहाँ से कट के, ठीक है। अब 2 केंद्रक आपस में कट के फिर बना देंगे क्या आपके 2 कोशिकाओं में हो जाएंगे। तो जितना इसमें गुणसूत्र था वही हूबहू स्ट्रक्चर क्या होगा इसका भी होगा, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। यानी आपकी मातृ कोशिका जैसी होगी एकदम सेम टू सेम क्या होगा पुत्री कोशिका भी होगा। यानी मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होंगे उतना ही क्या होगा पुत्री कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, इतना ध्यान रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं तो समसूत्रीय विभाजन। और ये जो देह होता है ना कायिक जो होते हैं जीव उनमें होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक का मतलब देह, देह मतलब बॉडी, और बॉडी का मतलब मसल्स वाले जितने भी कोशिकाएं हैं उनमें समसूत्रीय विभाजन होता है, ऐसा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। इसीलिए जब हमें चोट लगती है ना तो चोट लगती है तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद चोट भर जाती है। जैसे मान लो शरीर है, चोट लगा तो गड्ढा हो गया, तो अब यही कोशिका विभाजन के द्वारा ये गड्ढा आपका क्या होगा भर जाएगा। किसके कारण होगा तो समसूत्रीय विभाजन के कारण होगा, इतना ध्यान रखेंगे। अगर ये समसूत्रीय नहीं होता तो फिर ये गड्ढा भरता नहीं और यहाँ जो भी आता ना वो देखने में थोड़ा सा अलग होता, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई अगर हम बात कर दें है ना कि समसूत्रीय विभाजन हो गया। अब समसूत्रीय विभाजन को देखें तो ये 5 फेज में होता है। एक होता है आपका इंटरफेज हो गया, दूसरा हो जाएगा प्रोफेज हो गया, तीसरा हो जाएगा मेटाफेज, चौथा हो जाएगा एनाफेज और पांचवा हो जाएगा टेलीफेज, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं भाई मेरे है ना तीसरा विभाजन क्या हो जाएगा असूत्रीय विभाजन। कौन सा होगा तो असूत्रीय विभाजन मियोसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं तो मियोसिस बोलते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। अब असूत्रीय विभाजन में क्या होगा तो आइए देखते हैं। क्या बोला है कि असूत्रीय विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। रिड्यूसिंग विभाजन है असूत्रीय, मतलब कम कर रहा है किसी चीज को, समझ रहे हो ना आप। तो असूत्रीय विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। असूत्रीय विभाजन सदैव द्विगुणित कोशिका में ही होता है, यानी जो द्विगुणित कोशिका होती है ना उसमें ही होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसको किसने देखा था तो फार्मर और मूरे ने, किसने देखा था फार्मर और मूरे ने, और 1905 में इन्होंने इसका नामकरण क्या कर दिया था अर्धसूत्रीय विभाजन कर दिया था, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें केंद्रक व कोशिका है ना द्रव्य के 2 बार विभाजन सम्मिलित होते हैं। यानी केंद्रक 2 बार बटेगा और कोशिका द्रव्य भी क्या होगा 2 बार विभाजित होगा। और इस प्रकार क्या होगा कि 2 बार विभाजनों में से पहला विभाजन मियोसिस प्रथम और जो दूसरा विभाजन होगा वो आपका हो जाएगा मियोसिस सेकंड हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होगा गुणसूत्रों की संख्या अगुणित से है ना द्विगुणित से अगुणित हो जाती है, इतना ध्यान रखेंगे। क्या होता है मेरे भाई एक बार वापस देखें क्या बोल रखा है कि अर्धसूत्रीय, अर्धसूत्रीय का मतलब है आधा आधा बंटवारा। अगर जैसे कि आपके पास 4 आम है ना तो 2 आम उसको दे दो, आपके पास 10 है ना तो आप उसको 5 दे दो। तो अर्धसूत्री का मतलब होगा कि मातृ कोशिका से केवल आधे गुणसूत्र ही मिलेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो एक बार वापस देखिएगा है ना अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस क्या होता है कि अर्धसूत्रीय विभाजन को न्यूनकारी कहते हैं। न्यूनकारी क्यों कहते हैं क्योंकि जो गुणसूत्र है ना वो पूरे नहीं आएंगे। कितना आएगा तो आधे गुणसूत्र ही आएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं न्यूनकारीय विभाजन कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है। जो अर्धसूत्रीय विभाजन होगा ना द्विगुणित यानी युग्म वाले जो कोशिकाएं होती है ना वहीं पे होगा, जहां पे युग्म वाली कोशिकाएं नहीं होंगी वहां पे नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको किसने देखा था तो फार्मर और मूरे ने देखा था और 1905 में इन्होंने इसका नामकरण कर दिया था अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस कर दिया था, इसे ध्यान रखेंगे।
अब इसमें क्या होता है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य 2 बार विभाजित होते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य कितने बार होंगे? तो 2 बार हो गए, और इन 2 विभाजनों में से पहला विभाजन को मियोसिस प्रथम कहेंगे और दूसरे को मियोसिस सेकेंड कहते हैं। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब देखो तो क्या होता है कि ये जो आपका विभाजन है ना, आपका अर्धसूत्रीय विभाजन, इसमें क्या होगा कि आधा गुणसूत्र माता का और आधा गुणसूत्र पिता का आ जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, यानी आपकी जो मातृ कोशिका होगी ना, उसका आधा गुणसूत्र ही आपके पुत्री कोशिका में पहुंचेगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपका ये क्या था यहाँ पे, है ना, 2 आपके रेड वाले हैं और 2 आपके हल्के ब्लू वाले हैं। तो जो पुत्री कोशिका का निर्माण हुआ है उसमें एक रेड वाला पहुंचा है आधा, 2 में से एक हो गया तो आधा, और एक आपका कौन सा पहुंचा है तो हल्का ब्लू वाला पहुंचा है। इतना ध्यान रखेंगे, समझ रहे ना मेरे भैया। यानी अर्धसूत्री में क्या होगा कि मातृ कोशिका का आधा गुणसूत्र ही पुत्री कोशिका में जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आप देखिए तो अब ये विभाजन किसमें होता है? तो ये विभाजन जो लिंगीय जनन करने वाले होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो जीव होते हैं जिनमें लिंगीय जनन होता है, उसमें होता है आपका कौन सा? तो हो जाता है आपका अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। इनको ध्यान रखेंगे। तो अब क्या होता है, एक है ना, ये क्रिया 2 बार होगी। जैसे आपका कोशिका विभाजन 2 बार होगा, तो एक बार होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक। और फिर अगली बार होगा तो फिर कितने बनेंगे? तो 1 से 2 बनेंगे, फिर अगले से 2 बनेंगे। यानी आपके अर्धसूत्रीय विभाजन में, है ना, जो मातृ कोशिका है उससे 4 कोशिकाओं का जन्म होता है। इतना ध्यान रखेंगे। देखिए, मातृ कोशिका का विभाजन होगा तो 2 कोशिकाओं का जन्म होगा। एक कोशिका ये हो गया, एक कोशिका ये हो गया। फिर ये बटेंगे तो ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएंगे। इतना ध्यान रखेंगे। तो फाइनल आपका क्या होगा कि 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और जो कोशिकाएं होती हैं पुत्री कोशिकाएं, उनमें मातृ कोशिका का आधा गुणसूत्र ही होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। चलिए, तो ये किसमें होगा? इतना ध्यान रखेंगे, जो लिंगीय जनन करने वाले जीव होते हैं उनमें होगा। जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, जिनमें लिंगों के द्वारा प्रजनन होता है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आओ जरा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे भाई, जो कोशिका का विभाजन होता है ना, तो उसमें प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले क्या विभाजित होगा? तो पहले केंद्रक विभाजित होता है, ठीक है। केंद्रक विभाजित होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, है ना, केंद्रक विभाजित होगा। पहले केंद्रक का धीरे धीरे विभाजन होगा। अब जब केंद्रक विभाजित हो जाएगा, देखिए केंद्रक विभाजित हो जाएगा, तो फिर आपके जब 2 केंद्रक बन जाएंगे एक कोशिका के भीतर, तब जाके आपका कोशिका का विभाजन होगा। इसको ध्यान रखेंगे। यानी कोशिका विभाजन में सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होगा। ये केंद्रक होगा ना, तो केंद्रक का विभाजन होगा। अब जब 2 केंद्रक बन जाएंगे एक ही कोशिका के भीतर, ठीक, तब जाके आपका संपन्न होगा कोशिका विभाजन, और परिणाम स्वरूप क्या होगा? कोशिका विभाजित हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं किन चरणों में केंद्रक का विभाजन होता है। तो देखिए, अगर हम केंद्रक के विभाजन की बात करते हैं तो इसके लिए 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? 5 होते हैं। पहला है आपका केंद्रक विभाजन में, देखिए क्या बोल रखा है कि केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया में 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला होता है अंतरावस्था या विरामावस्था विभाजन। अब देखिए, अंतरावस्था या विरामावस्था विभाजन में क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। इस अवस्था में विभाजन के पूर्व अवस्था है, यानी विभाजन के पहले की अवस्था है। और इसमें क्या होता है कि अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। आपका जो केंद्रक होता है ना, वो अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। यानी अब केंद्रक टूटने वाला है। टूटने वाले का मतलब क्या है? अब उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे, और उन परिवर्तनों में क्या होगा, तो देखिए ध्यान से क्या होता है। पहला जीवन फेज आएगा, कई फेज में होगा। तो पहला जीवन होगा, और जीवन फेज में क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी जो आपका कोशिका टूटने वाला है, तो कोशिका के भीतर जो आपका केंद्रक होगा, यानी जो कोशिका है ना आपका, ये, अब आप देखिए ये कोशिका है, अब ये कोशिका है, कोशिका के भीतर ये केंद्रक है। तो अब ये क्या होगा कि इस अवस्था में, समझ ले मेरे भाई, इस अवस्था में जो केंद्रक होगा वो अत्यंत क्रियाशील हो जाएगा, और अत्यंत क्रियाशील हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि जीवन फेज में जो आपका आरएनए है, आरएनए
G1 फेज बोलेंगे इसको। RNA और उसके साथ में क्या बनेगा, तो प्रोटीन बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण होगा। अब उसके बाद क्या होगा आपका, एक आएगा एस फेज, है ना। G1 फेज के बाद क्या आएगा, एस फेज। और एस फेज में क्या होगा आपका, जब प्रोटीन बन गया है तो फिर डीएनए का संश्लेषण होगा। किसका होगा, तो डीएनए का संश्लेषण होगा। और जो डीएनए है ना वो 2 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी डीएनए का संश्लेषण होगा, तो जब डीएनए आपका मान लीजिए एक था, ये केंद्रक में बात करते हैं कि, है ना, आपके पास 2 डीएनए था, तो अब वो डीएनए कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी डीएनए का संश्लेषण होगा और डीएनए डबल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो एस फेज बोलते हैं। एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है और जिसके फलस्वरूप यह मात्रा में 2 गुना हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है आपका G2 फेज। कौन सा आता है, तो G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा कि डीएनए का संश्लेषण रुक जाएगा। यानी जो डीएनए आपका बन रहा था ना, 2 से 4 हुआ था, अब 4 होके रुक जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो क्रोमेटीन धागे हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले तो कुंडलित होते हैं ना, ऐसे हेलिक्स मॉडल में होते हैं इस तरह का। तो अब ये जो क्रोमेटीन धागे हैं ये सीधे हो जाएंगे, और सीधे होने के बाद पतले हो जाएंगे, पतले होने के बाद ये विभाजित होने लगेंगे, इनको ध्यान रखेंगे। तो ये किस फेज में होगा मेरे भाई, तो G2 फेज में होगा, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपके जो क्रोमेटीन धागे हैं, समझिए इसमें ऐसे टेढ़ा टेढ़ा धागा था, तो यही धागे इस तरह का सीधे हो गए हैं। अब सीधे होने के बाद ये विभाजित होने लगेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, G2 फेज। तो यह जो आपका पहला था इसी को बोलते हैं आपका कौन सा, प्रोफेज बोल देते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। ये कौन सा स्टेप हो गया, तो है ना, आपका पहला था अंतराफेज यानी इंटरफेज था। अब इंटरफेज होने के बाद दूसरा आचरण आएगा, दूसरा होगा प्रोफेज बोलते हैं। और प्रोफेज में देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। प्रोफेज में क्या है कि वास्तविक यानी कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज में होती है। देखिए अंतरा अवस्था या फिर विरामावस्था में आपका डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा। उसके बाद जो क्रोमेटीन धागे हैं वो सीधे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और उनका विभाजन होगा। ये किस में होगा, तो आपके अंतरावस्था इंटरफेज में हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोफेज आएगा, प्रोफेज में क्या होगा, अब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी। और जो क्रोमेटीन धागे हैं, है ना, जो क्रोमेटीन धागे हैं वो पतले हुए थे ना, तो पतले होने के बाद अब सिकुड़ेंगे, सिकुड़ेंगे तो फिर वो मोटे हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। मोटे और छोटे होने के बाद क्या होगा कि गुणसूत्र बना लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, समझे ना। और जो गुणसूत्र होगा यानी क्रोमोसोम होगा वो 2 अर्ध भागों में बट जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और बटने के बाद क्या होगा, सेंट्रोमेयर, है ना, इस घटना को कहेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। यानी क्या होगा आपका इस फेज में, प्रो फेज में, जो आपका क्रोमेटीन धागा था पहले कुंडलित था इस तरह का, तो ये आपका सीधा हो गया है, सीधा होने के बाद पतला हुआ है। अब जब पतला हुआ है, मान लो इतना लंबा हो गया, पतला है, अब इसको जब हम दबाएंगे यानी अब ये संकुचित होगा तो छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो मोटा भी हो जाएगा। लंबे चीज को अगर आप छोटा कर दें तो वो मोटा हो जाएगा। अब जब मोटा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, है ना, कि क्रोमेटीन जाल छोटा और मोटा हो जाएगा और गुणसूत्र बनाने लगेगा। अब क्या होगा, गुणसूत्र बनाएगा और जो क्रोमोसोम है वो 2 अर्ध भागों में बट जाएगा, यानी 2 भागों में ये बट जाएगा, कुछ ऐसा। फिर जब बट जाएगा तो फिर ये लपेट के आपका ऐसा है ना, कुंडली संरचना बना देगा। अब देखो भैया उसके बाद क्या है कि इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है। यानी आपका क्रोमोसोम बन गया है, तंतु धागे का निर्माण हो गया है। देखिए तंतु धागा अब बन गया, इस तरह का बन गया है। अब बन गया है तो जो आपका है ना कोशिका झिल्ली होती है ना, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के बाहर वाली, अब ये हट जाएगी। क्यों हटेगी, क्योंकि जब तक झिल्ली नहीं हटेगी ना तब तक आपका केंद्रक का विभाजन नहीं होगा। देखो इसके ऊपर क्या था, एक झिल्ली लगी होती थी, अब ये झिल्ली इस फेज में हट जाएगी। झिल्ली हटेगी तभी आपका क्या होगा, संकुचन तेजी से होगा। संकुचन तेजी से होगा तो जो आपका है ना केंद्रक है उस पे खिंचाव और दबाव दोनों पड़ेगा, तो फिर वो केंद्रक विभाजन की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये सारे काम किसमें होंगे, प्रोफेज में होंगे। अब प्रोफेज के बाद आता है आपका मेटाफेज। देखिए दूसरा
इसको बोलते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, तो देखिए मेटाफेज की अगर हम बात कर लें, है ना, तो मेटाफेज को क्या बोलते हैं, मध्यावस्था बोलते हैं। बोला है इस अवस्था में तुर्क धागे का निर्माण होता है, यानी जो तुर्क धागा है ना उसका निर्माण होगा, और इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाएगा। यानी कुल मिला के अब आपका कुछ इस तरह की संरचना बन के तैयार होना चालू हो जाएगी। ठीक है, और जुट जाएगा। इस विभाजन में 2 से 10 दिन यानी 10 मिनट का समय लगेगा। यानी मध्यावर्ता, है ना, मध्यावस्था मेटाफेज का जो टाइम है वो 2 से 10 मिनट है, इतना ध्यान रखेंगे। तो आप फोटो में देख सकते हो भाई इधर, है ना। अब ये क्या होगा कि गुणसूत्र बन जाएंगे, आपके क्रोमोसोम बन जाएगा, और ये जो धागे हैं ना अब ये मिलना चालू हो जाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब देखिए उसके बाद क्या आएगा, आपका एनाफेज आएगा, है ना। एनाफेज में क्या होगा कि यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था है, और इसमें 2 से 3 मिनट में यह अवस्था समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में सेंट्रोमेयर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी अब क्या होगा आपका, अब जो गुणसूत्र बने हैं ना वो सब विभाजन के द्वारा अलग हो जाएंगे, इनको ध्यान रखेंगे। गुणसूत्र 2 ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। अभी देखिए क्या होगा कि अब ये जो बने थे, ये देखो आपका गुणसूत्र बन रहा है ये सब, तो ये सब क्या होंगे ना कि ध्रुवों की ओर, यानी एक साइड खिसक जाएगा, कुछ ऊपर चला जाएगा कुछ नीचे चला जाएगा। तो देखो कुछ ऊपर चले गए हैं और कुछ नीचे चले जाएंगे। अब बीच में संकुचन होगा, संकुचन के द्वारा आपका जो आखिरी फेज होगा टेलीफेज, तो टेलीफेज में यहाँ से ये केंद्रक 2 भागों में बट जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो अगला होगा आपका टेलीफेज, समझ रहे हो भाई। टेलीफेज में क्या होगा कि इस अवस्था में प्रोफेज की उल्टी होती है, प्रोफेज का उल्टा होता है ये अवस्था, ऐसा बोल रखा है। ठीक है, और उसमें क्या होगा, केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं, यानी अब जो केंद्रक है ना वो बन के तैयार हो चुका है, और जो क्रोमोसोम होता है वो पतले हो जाते हैं। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, और जो फाइबर है वो नष्ट हो जाते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के बात ये है मेरे भाई, वापस सुनिएगा। सबसे पहले आपका आएगा, है ना, इनर फेज आएगा। इनर फेज में आपका डीएन पहले आरएनए बनेगा, उसके बाद फिर आपका, है ना, प्रोटीन आएगा, प्रोटीन के बाद आपका डीएनए का संश्लेषण होगा, फिर जाके आपका इनर फेज खत्म हो जाएगा। फिर आएगा आपका प्रोफेज आएगा। प्रोफेज में क्या होगा आपका कि अब ये, है ना, अत्यंत क्रियाशील अवस्था होगा। यहाँ में क्या होगा कि जो कोश ये केंद्रक झिल्ली होगी वो झिल्ली हट जाएगी। झिल्ली हटने के बाद क्या होगा कि अब क्रोमेटिन धागे जो आपके लंबे खींचे थे वो छोटे नाटे हो जाएंगे, और सिकुड़ कर आपके, है ना, जाल के रूप में बनना चालू हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम आपके 2 भागों में विभाजित होने लगेगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, अगला स्टेप आएगा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा कि जो धागे बने हैं अब उस पे क्या होगा, क्रोमोसोम लग जाएगा, और सेंट्रोमेयर द्वारा धागों के बीच में आके जुड़ जाएगा, यानी कुल मिला के आपका गुणसूत्र तैयार हो गया है। अब डीएनए वीएनए बन के, है ना, ये जो आपकी संरचना है वो आ चुकी है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये संरचना बन के तैयार है। अब क्या होगा कि अगले फेज में ये एक साइड खिसक जाएंगे ऊपर की ओर, कुछ नीचे की ओर आएंगे, यानी कुछ ऊपर चले जाएंगे कुछ नीचे, और बीच में संकुचन होगा। तो ये अगला हो जाएगा आपका एनाफेज। और टेलीफेज में क्या होगा कि 2 स्पष्ट केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। तो अब केंद्रक बढ़ चुका है, यानी आपका जो कोशिका है ना कुछ इस प्रकार का हो गया है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि कोशिका का विभाजन हो जाएगा, जहां केंद्रक बटा ना उसके बाद क्या होगा, कोशिका का विभाजन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक मेरे भाई। अब देख लो जरा, समसूत्री विभाजन का महत्व क्या होता है कि घाव भरने के काम में आता है, पीछे हम लोग देखे थे, है ना। और जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जन्म की अवस्था में होता है, जो भ्रूण बनता है ना उस टाइम पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है जब बच्चा गर्भ में जाता है, यानी जब निषेचन की क्रिया होती है तो आपका क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब जरा देख लेते हैं, है ना, कि समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भाई मेरे देखो तो क्या बोल रखा है
कि समसूत्री यह विभाजन कायिक और दैहिक कोशिकाओं में होता है, यानी शरीर बनाने के काम में कौन सा आता है, तो समसूत्री है। और क्या है आपका अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो जो लैंगिक लक्षण होते हैं ना, उसमें आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है जब आपका निषेचन की क्रिया होती है, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो वहां पे क्या होगा, आपका अर्धसूत्रीय विभाजन होगा जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। तो जो कोशिका का विभाजन होता है गर्भावस्था में, एक सेल से जब बच्चा बनता है ना, तो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। उसमें कुछ पिता के गुण आते हैं और कुछ माता के गुण आते हैं। अब आ जाओ भैया, फिर बोला है समसूत्री में इसके द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री के द्वारा 4 कोशिकाएं, 2 मातृ कोशिका से और 2 पितृ कोशिका से बनती हैं। इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है समसूत्री में प्रत्येक नई कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या समान होती है, जबकि अर्धसूत्री में क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, यानी मातृ कोशिका का आधा ही गुणसूत्र उसमें पहुंचेगा। इसको ध्यान रखेंगे। फिर आपका समसूत्री में पूर्वावस्था जल्दी समाप्त हो जाती है, और अर्धसूत्री में क्या है, पूर्वावस्था कई उप अवस्थाओं में बटे रहने के कारण देर से समाप्त होती है। इसको ध्यान रखेंगे। फिर अगला है आपका, है ना, समसूत्री में इसके द्वारा अनुवांशिक भिन्नता नहीं होती, यानी जो आपका समसूत्री विभाजन होगा ना, तो उसमें अनुवांशिक भिन्नता नहीं होती है। लेकिन आपका समसूत्री में अनुवांशिक भिन्नता नहीं होगी, लेकिन अर्धसूत्री में अनुवांशिक भिन्नता होती है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका, है ना, समसूत्री में केंद्रक और केंद्रका, केंद्रिक यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक बार में विभाजित हो जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, दोनों 2-2 बार विभाजित होते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी कोशिका का विभाजन किस प्रकार होता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों को भी बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लें। ठीक मेरे भाई, आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, आप चाहे तो वहां शेयर करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आपको, है ना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका एग्जाम निकल जाए, है ना, आपको एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।